हेलो। गुड हेलो। इवनिंग। हाँ, तो पिछली क्लास हमारी जो थी वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी। हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सब देखा था कि जीएसटी क्या होता है, कैसे चार्ज होता है, कहाँ पर लगता है, और उसमें जो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट लेटर वहां पर लोग प्रोसीजरल पार्ट में कैसे ट्रांसफर करते हैं जीएसटी के बर्डन को। गवर्नमेंट तो उतना ही कलेक्ट करती है जितना जीएसटी चार्ज है। जैसे मान लीजिए 18% है तो गवर्नमेंट 18% ही कलेक्ट करेगी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लोगों से करेगी। कैसे करेगी उसको हमने देखा था। चलिए, हाँ, तो बेटा हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी यहाँ पर, हम नोट्स, चलो मेरे आप स्क्रीन पर तो देख ही सकते हैं। हमने कहाँ से बात स्टार्ट की थी? हमने बात स्टार्ट की थी कि भाई जो जीएसटी होता है वो एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट आपके ऊपर डायरेक्ट लेवी नहीं करती है गुड टैक्स को, लेकिन आप जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं उस पर आपके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक है। और मैंने आपसे बोला था कि जो कंज्यूमर होता है, ठीक है, उस पर ही क्या होता है, उस पर ही सारा टैक्स का बर्डन आता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो इनकम अर्न करता है उसके ऊपर टैक्स का बर्डन आता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का बेटा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है उस पर जीएसटी का बर्डन आता है, या फिर उस पर जीएसटी का बर्डन आता है जो जो टैक्स है वो पास ऑन नहीं कर पाता। कौन सा मैम पास ऑन नहीं कर पाता? जैसे बेटा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने पिछली क्लास में आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पास मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है। यहाँ पर सभी लोग अपने बर्डन को पास कर रहे थे, और किससे कलेक्ट कर रहे थे टैक्स? वो कर रहे थे बेटा डायरेक्ट कंज्यूमर से। कैसे कलेक्ट कर रहे थे? यहाँ पर उन्होंने क्या चार्ज किया था? सीधे सीधे 1680 जब चार्ज किया तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने जब जीएसटी चार्ज किया था 12%, 120 उन्होंने होलसेलर से चार्ज कर लिया था और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया था। होलसेलर ने 138 रिटेलर से चार्ज कर लिया था, उसमें 120 वो पहले से पे करके आए थे, और 18 उन्होंने और रिटेलर से चार्ज किया नॉन टोटलिटी में, और 18% नेट बैलेंस उन्होंने गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया। रिटेलर ने 1680 क्या है कंज्यूमर से चार्ज किया, और उन्होंने नॉन टोटल जो नेट अपने पास से डिपॉजिट किया वो कस्टमर से कलेक्ट करके वो 42 किया। तो गया गवर्नमेंट के पास 180 ही था, लेकिन वो कैसे गया था बेटा? वो गया था टुकड़ों में, और कैसे लेयर्स में गया था, हमने इसके बारे में बात की थी। मैंने अभी आपको बोला कि अगर ये चेन टूट जाती है, मान लीजिए होलसेलर ने अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होता, तो क्या होता? जीएसटी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होता है इस पूरी सीरीज में कोई भी जो परपेचुअल शीट चल रही है, जो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर चल रहे हैं, इसमें अगर मान लीजिए होलसेलर ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होता, तो बच्चे क्या होता कि जो उसको क्रेडिट मिला है 120 रुपीज का, ये क्रेडिट उसको नहीं मिलता। ये क्रेडिट जो है 120 रुपीज का उसको नहीं मिलता, तो उसकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती, क्योंकि वो अपना जो पहले पे करके आया है वो क्या होता उसका, वो पर यूनिट कॉस्ट में उसके पास ऐड हो जाता, वो पास ऑन उसको क्रेडिट मतलब क्रेडिट ना ले पाता, और पर यूनिट कॉस्ट उसकी बढ़ जाती उसको, और रिटेलर को भी उसका क्रेडिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बेटा उसके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन कैसे अवेलेबल होता है? मैंने आपको बताया था बेटा कि कुछ एंटिटीज होती हैं जहां पर उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, कुछ एंटिटीज होती हैं जिनके पास ऑप्शनल होता है, और कुछ को एक थ्रेशोल्ड लिमिट पे अचीव करने पे करवाना होता है। तो मैम आपने तो हमको डिटेल में बताया नहीं बेटा, मैंने डिटेल में इस क्लास के लिए रखा था, हमारी सेकंड क्लास। इसमें मैं आपको बताऊंगी आपको जीएसटी जब चार्ज करते हैं तो कब रजिस्ट्रेशन लेना होता है, कितने टर्नओवर पे लेना होता है, कौन लेता है, कितने टर्नओवर पे सेल्स के, कितने टर्नओवर पे सर्विसेज के रजिस्ट्रेशन लेना होता है। आज हम इस क्लास में बात करते हैं। यहाँ पर हम स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ स्टेट्स की भी बात करेंगे, जहां पर कुछ स्टेट्स में क्या है लिमिट अलग है और कुछ स्टेट्स में अलग है, तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने यहीं पर क्लास को खत्म कर दिया था बेटा कि पहले हमको लेना होता है पैन नंबर, जो डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने के लिए आपको अलॉट किया जाता है। पैन नंबर कोई भी ले सकता है, इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं है। मेरा जब 1.5-2 महीने का बच्चा था तो मैंने आधार के बाद सीधा पैन नंबर उसके लिए अप्लाई कर दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं क्या, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में पेन ऑलरेडी इंक्लूड होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बेटा जो पेन होता है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी इंक्लूड होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपको जो नंबर अलॉट किया जाता है जीएसटी के नाम से, उसमें बीच के 10 डिजिट्स जो होते हैं वो पेन नंबर ही होते हैं। ठीक है।
अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि बेटा एक छोटी सी लाइन मैंने आपको बोल दी थी कि अगर आपका टर्नओवर जो है, अगर आपकी सेल्स है विदाउट जीएसटी, अगर वो 20 लाख से ऊपर चली जाती है बेटा, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी होता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा एलैबोरेट कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन पार्ट को, ठीक है जी। चलो मैं नई स्लाइड ऐड कर रही हूँ ये। हाँ जी बेटा, तो अब हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बोला बेटा कि सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि भाई आपका टर्नओवर जब है, टर्नओवर मतलब, और टर्नओवर कह लीजिए या कह लीजिए आप सेल्स, अगर आपकी सेल्स, ये दोनों मैं बोल रही हूँ, विदाउट जीएसटी कितनी हो जाए तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। देखिए क्या होता है, हमारे पास में एक लिस्ट होती है जिसको बोलते हैं हम एग्जेम्प्टेड लिस्ट। एग्जेम्प्टेड मतलब कुछ आर्टिकल्स पे बेटा जीएसटी नहीं लगता है, जैसे जैसे ग्रेन्स पे नहीं लगता है, मेडिकल आइटम्स पे नहीं लगता है। जैसे अगर आप मेडिकल कभी भी मेडिसिन लेने के लिए जाएंगे तो वो आपको इनवॉइस नहीं देंगे, बिल ऑफ सप्लाई देंगे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मैंने आपको बोला बेटा टर्नओवर कितना हो जाए उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि कुछ होते हैं बेटा एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, जहां पर आपको बेटा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ता। लेकिन जनरली आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ता है बेटा, जनरली 20 लाख आपको लास्ट क्लास में बोला था, ये मैंने बोला था जनरली। अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक कर रही हूँ इसमें, जिसमें आपको एलैबोरेट करके बता रही हूँ, ठीक है। टर्नओवर लिमिट के हिसाब से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए टर्नओवर लिमिट, ये मैं बोल रही हूँ आपके लिए गुड्स के केस में, ये मैं आपको बोल रही हूँ सर्विसेज के केस में, ठीक है जी। तो बेटा क्या होता है, वैसे नॉर्मली हमारे लिए गुड्स की जो लिमिट है वो है 20 लाख, सर्विसेज के लिए भी हमारे पास जो लिमिट है वो है 20 लाख। लेकिन कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स हैं हमारे पास, 4 स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं, आप लोग भी किसी इसमें से होंगे कोई, तो 4 स्पेसिफाइड स्टेट्स जिसमें मैं आपको नाम बता रही हूँ, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। यहाँ पर जो लिमिट है बेटा वो है 10 लाख की। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। 4 स्पेसिफाइड स्टेट्स जो है अपने पास वो 10 लाख, उनके पास गुड्स की भी लिमिट है, सर्विसेज की भी लिमिट है, और जो मैंने आपको नाम बताए हैं वो हैं, यहीं पर मैं लिख देती हूँ, मणिपुर, मिजोरम, आपके नोट्स में मैं लिख के दूंगी, प्लस नागालैंड और त्रिपुरा। ये आपके लिए बेटा लिमिट जो है वो है हमारी 10 लाख की, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद मैंने आपको बोला था अभी कल के बाद में थोड़ा सा और अमेंडमेंट कर देती हूँ बेटा मैं, कि हमारे पास तो ये है कि हाँ ठीक है 10 लाख हमारे पास 4 स्पेसिफाइड कैटेगरीज हो गए, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। यहाँ पर 10 लाख क्यों है बेटा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सेल्स पहाड़ी एरियाज में वैसे भी कम होती है, उनके पास कस्टमर्स कम है, तो इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ये लिमिट है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास है 4 स्टेट्स के अलावा कुछ और स्टेट्स जहां पर जो लिमिट है बेटा गुड्स की वो है 40 लाख। कौन से स्टेट्स हैं, मैं इनको शॉर्टकट में लिख देती हूँ, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर। तो मैंने आपको बताया 3 स्टेट में बेटा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर एंड अदर स्टेट्स में, यहाँ पर अदर स्टेट्स कौन से हैं मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। अदर स्टेट्स में बेटा जो लिमिट है गुड्स की वो है 40 लाख, और बाकियों के लिए है 20 लाख, और 4 स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ पर जो लिमिट है वो है 10 लाख। तो अब सर्विसेज के केस में ये 40 लाख की है, नहीं बेटा यहाँ पर सिर्फ 20 लाख की है। ये सिर्फ हमारे पास स्पेशल चीज है कि 40 लाख जो है बेटा मैक्सिमम स्टेट्स में 40 लाख है, अदर स्टेट्स में मैक्सिमम स्टेट्स कवर हो जाते हैं। जो ये 20 लाख वाला पॉइंट है वो सिर्फ हमारे पास कौन से केसेस में अवेलेबल है गुड्स के केस में, वो है सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, मेघालय, पौंडीचेरी एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसे आपको बोल दिया है, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, मेघालय, पौंडीचेरी और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो गुड्स की लिमिट है बेटा वो 20 लाख है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अपने पास में, इसको थोड़ा और एलैबोरेट करके समझ लेते हैं कि हमको कब रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देख लिया कहाँ पर रजिस्ट्रेशन, वेयर यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन, वेयर,
ठीक है, ठीक है, कैसे लेना है उसके बारे में बात कर लिया, टर्नओवर कितना होना चाहिए उसके बारे में बात कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो 40 लाख वाली लिमिट जो है बेटा, वो कुछ कुछ चीजों में अवेलेबल नहीं है। कौन सी चीजों में अवेलेबल नहीं है, कहां पर? अगर आप पान मसाला बेच रहे हो, आइसक्रीम बेच रहे हो, फ्लैश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स एंड रूफिंग टाइल्स, तो मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख देती हूँ, फ्लैश ब्रिक्स एंड टाइल्स, रूफिंग टाइल्स, बस, ठीक है जी। एंड टोबैको एंड इट्स सब्स्टिट्यूट्स। अगर आप ये सब चीजों के सेल में हैं तो आपके पास जो लिमिट है ये भी सेल ऑफ गुड्स ही है। अगर लेकिन यहाँ पर जो टर्नओवर है बेटा वो 40 लाख आपके लिए अवेलेबल नहीं है, वो आपके लिए 20 लाख ही अवेलेबल है। आप कहीं पर भी सेल करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो आपको रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, कौन सी डेट को करवाना है? देखिए ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो बेटा वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, वो तो मैम हम सबको पता है। 31 मार्च को वो खत्म हो जाता है। ओके जी, इसमें बढ़ते हैं बेटा आपके पास में 12 महीने। अब मान लीजिए कि आपने बीच में कहीं तो, ठीक है, बीच में कहीं तो मान लीजिए आप अगस्त में 20 अगस्त को आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख या फिर 40 लाख, ऐसा केस में भी आप रीच कर जाते हैं। आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख या 40 लाख आज टच कर जाता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कब लेने की जरूरत है बेटा? जिस दिन आपका टर्नओवर रीच कर रहा है ना उस दिन से आप 30 डेज में आप अप्लाई कर दीजिए। विद इन 30 डेज आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। हम जीएसटी पोर्टल पे थोड़ी देर में देखते हैं। मैंने आपको बोला कि विद इन 30 डेज जैसे ही आप अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट पर पहुंचे आपको क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। आपको कितने दिन में मिल जाएगा बेटा? वो गवर्नमेंट के ऊपर है, 7 to 10 वर्किंग डेज में आपको अवेलेबल हो जाता है। 7 to 10 वर्किंग डेज में आपको अवेलेबल हो जाता है, लेकिन आपको विद इन 30 डेज ऑफ रीचिंग थ्रेशोल्ड लिमिट आपको क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है, और 7 to 10 वर्किंग डेज में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मैम क्या हमको क्रेडिट तब अवेलेबल होगा बेटा? जैसे ही आप 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर जाते हैं, 40 लाख की लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं, और आपने विद इन 30 डेज अगर आपने अप्लाई कर दिया है ना, तो आपको कभी भी जब भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जब भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा 7 to 10 डेज में तो मिल ही जाता है, मैंने आपको बोला। तो बेटा आप इस पूरे पीरियड के लिए रिवाइज इनवॉइस को इशू कर सकते हैं। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इनवॉइस को इशू कर सकते हैं जिससे कि अगली पार्टी क्रेडिट ले ले। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन ले लिया, जीएसटी का तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप नहीं ले पाए, आपने सोचा कि अरे अभी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका टर्नओवर रीच करता है विद इन 30 डेज आप क्या कर dीजिए, इनवॉइस के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको 7 to 10 वर्किंग डेज में मिल जाएगा। आप पुराने सारे इनवॉइस को रिवाइज कर सकते हैं, और आप क्या करेंगे, रिवाइज कर दीजिए और टैक्स इनवॉइस को इशू कर दीजिए। इस पूरे पीरियड के लिए जो मैंने ग्रीन मार्क किया है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैम क्रेडिट अगली पार्टी को मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। वो तो इसीलिए ही वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। परचेज करने वाली पार्टी हमेशा चाहती है कि जो उसका वेंडर हो उसको जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। देखो बेटा, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी कि आपको क्रेडिट कौन सी चीजों में अवेलेबल होता है, कौन सी चीजों में अवेलेबल नहीं होता है। जैसे आप फर्नीचर लेके आएंगे तो आपको अवेलेबल होगा, आप बिल्डिंग मटेरियल लेके आएंगे आपको नहीं होगा। आप अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको किस चीज का के लिए इंश्योरेंस अवेलेबल होगा, जैसे जीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल होगा, कौन सी चीजों में जीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, हम इस बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ रजिस्ट्रेशन के ऊपर, टर्नओवर के ऊपर, और अभी हम बात करने वाले हैं बेटा कंपोजिशन स्कीम के बारे में और इनवॉइस के इशू करने के पैटर्न के बारे में। ठीक है, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर और ई कॉमर्स वालों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिना 40 लाख क्रॉस किए रजिस्ट्रेशन क्यों लेना पड़ता है? बेटा यहाँ पर कुछ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होते हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ ये बोला कि यहाँ पर आप इतना देखो
अब मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों को कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, भले ही उनका टर्नओवर जो है वो 40 लाख या 20 लाख नहीं पहुंचा है, फिर भी कौन से लोग होते हैं, जिसमें ई कॉमर्स वाले होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करने वाले होते हैं। जैसे मैं आपको लिस्ट यहाँ पर एक मिनट रुकिए, मैं आपको लिख ही देती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं बोलती हूँ आपको किन लोगों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता उनकी टर्नओवर, यहाँ पर टर्नओवर का कोई मैटर नहीं है, लेकिन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है जी, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बता दीजिए मैम फिर कि किस किस को लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले इंटर स्टेट सप्लाई करने वाला। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है मैम? इंटर स्टेट सप्लाई बेटा, यूपी से अगर एमपी आप सेल कर रहे हो ना, तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई आपकी 100 रुपए की सेल है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उनको 20-40 लाख की लिमिट से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद भाई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैम कौन होता है बेटा? जो लोग, किसी आपने देखा होगा एग्जीबिशंस में लोग आते हैं, अपना सामान एग्जीबिशन में लगाते हैं, वो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जैसे दिल्ली के लोगों को पता होगा ट्रेड फेयर्स होते हैं। अगर आप किसी मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा ट्रेड फेयर्स होते हैं, वहां पर लोग आते हैं। तो वहां पर बेटा वो क्या करते हैं, उनको एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नाम से एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। मैम कितने रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं बेटा? हर स्टेट के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन अलॉट होता है बेटा। पैन नंबर जो होता है ना, वो होता है एक, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है ना, जीएसटीआई नंबर जो होता है बेटा, वो हो सकते हैं एनी। एनी मतलब हाउ मेनी? एनी नंबर डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स। एक स्टेट में क्या 5 रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से क्या 5 चीजों में 5 चीजों में सप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से आप 2 स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते, हर स्टेट के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है। ठीक है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर ईच स्टेट। ठीक है, हर स्टेट के लिए आपको, जैसे मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री जो है, एक है गाजियाबाद में और एक है नोएडा में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गाजियाबाद अलग स्टेट में है और नोएडा अलग स्टेट में है, तो आपको दोनों की अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा क्या? बिल्कुल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं जो आरसीएम में सप्लाई कर रहे होते हैं। मैडम मेरा एक सवाल था। हाँ जी बोलिए। मैं बोल रहा था, जैसे मान लीजिए किसी ने पैन कार्ड लिया पहले, ठीक है, जीएसटी लिया, सॉरी, और जीएसटी का रिटर्न नहीं भरा, इन दैट केस में क्या हो सकता है? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, उसका रिटर्न नहीं भरा, तो वहां पे कंपनी के तरफ से, मान लीजिए इनकम टैक्स की तरफ से उसको सू मोटो इशू हो गया, तो वो क्या अगर हमने जीएसटी सुनो ना, इनकम टैक्स को और जीएसटी को मर्ज मत करो। जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हो तो उसमें आपका जीएसटी नंबर ऑटोमेटिकली शो होता है। जो पोर्टल होता है इनकम टैक्स पोर्टल, वो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को ऑटोमेटिकली ऑप्ट कर लेता है। ठीक है, और जो जीएसटी नंबर होता है उसमें ऑलरेडी आपका पैन नंबर इंक्लूडेड होता है, लेकिन कभी भी इनकम टैक्स वाले जीएसटी का नोटिस इशू नहीं कर सकते। और आगे थोड़ा सा एक लाइन और सुन लीजिए। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और उसके बाद में आपने रिटर्न फाइल नहीं की, ठीक है, उसके केस को हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बातें करते हैं और किसी बारे में आगे चर्चा तो फिर हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अभी क्लैरिटी रखो, सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर भी फोकस करो। रिटर्न के बारे में हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, फिर हम रिटर्न के बारे में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है मैम, मेरा एक क्वेरी है। हाँ जी मैम। अगर हम सेपरेट जीएसटी नंबर लेंगे बट पैन नंबर एक ही पे हो सकता है क्या? हाँ देखो, यहाँ पर मैं एक चीज और थोड़ी क्लैरिटी दूंगी। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का टॉपिक हमारा जैसे ही ओवर होगा फिर इसी बारे में बात करेंगे कि पैन एक ही होता है, जीएसटी नंबर कितने हो सकते हैं? एनी हो सकते हैं, कितने भी ले लो आप। तो बेटा लेकिन जो आपकी सेल्स होती है ना, वो पेन बेस्ड होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने, अगर मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है यूपी में और एक फैक्ट्री है मान लीजिए एमपी में, तो आपका क्या टर्नओवर अलग अलग काउंट होगा? नहीं, टर्नओवर टोटल काउंट होगा, लेकिन आपको नंबर अलग अलग लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बेटा, सेम स्टेट में जब सप्लाई करते हैं तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी देना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक
दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो तो आपको आईजीएसटी लगती है, बताया था ना। हाँ, तो इसीलिए जब सीजीएसटी एसजीएसटी सेम स्टेट में, एक ही स्टेट में अगर आप सेल कर रहे हो, विद इन द स्टेट सेल कर रहे हो, तो आपको हर स्टेट के लिए अलग अलग पैन लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलो मैं अगर बिलिंग हम लीजिए। हमारा कंपनी का नाम एक ही है बट हम इंटरस्टेट भी कर रहे हैं और स्टेट में भी कर रहे हैं, तो जीएसटी नंबर डिफरेंट करना पड़ेगा क्या? मैं फिर से बोलिए अपना क्वेश्चन। सपोज हमारा कंपनी का नाम एक है, हम दोनों टर्नओवर करते हैं, इंटरस्टेट भी करते हैं और स्टेट वाइज भी करते हैं, हाँ, फिर हम रजिस्ट्री नंबर एक ही चलेगा, एक ही। मैंने बोला स्टेट वाइज चलेंगे आप, सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ई स्टेट, उसमें सीजीएसटी या जीएसटी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ओके, टीडीएस वाले जो हैं, जो एजेंट्स हैं, एजेंसी का आपने सुना होगा कि भाई ये इन्होंने पार्ले जी की एजेंसी ले ली है। आप जितनी आपने, अगर आपने एजेंसी ले रखी है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले, ई कॉमर्स, और दो और बचे हैं, तीन, वो और मैं लिख देती हूँ। फिर उसके बाद में हम इसी बारे में बात करेंगे जो भी हमने बात की वैसे, या टीडीएस के साथ में टीसीएस भी लिख दो, टीसीएस वाले भी। फिर हम यहीं पे लिख देते हैं, क्यों फालतू में अलग से पेज लिखे। जो ऑनलाइन मनी गेमिंग अगर करते हैं, ऑनलाइन मनी गेमिंग के बिजनेस में है, ये तो थोड़े थ्योरेटिकल है क्योंकि ये जनरली स्पेसिफिक लोगों के काम आते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जिनकी मान लीजिए 5-6 फैक्ट्रीज हैं अलग अलग स्टेट्स। हाँ जी मैम, आरसीएम सप्लाईज क्या होता है? आरसीएम सप्लायर बेटा, जैसे आप सप्लाई करते हो, अब इसमें मैं थोड़ा सा 1 मिनट में एलैबोरेट कर दूं, पूरी लिस्ट कंप्लीट कर लूं मैं, अभी हल बताती हूँ। ओके मैम, ओके। चलो, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑनलाइन डेटा रिट्रीवल सर्विसेज, डेटा रिट्रीवल सर्विसेज। हाँ देखो, अब हम आते हैं इन दोनों पॉइंट्स को एलैबोरेट करने पे। मैम कौन से पॉइंट से एलैबोरेट कर रहे हो बेटा? एक ये वाला पॉइंट एलैबोरेट करूंगी मैं, ये वाला एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट ये, ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये, क्योंकि ये तीनों ही प्रॉब्लम देते हैं आप लोगों को। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी बेटा, देखो ऐसा होता है जनरली कि ये हैं आप मैन्युफैक्चरर, मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर आप ट्रेडर हैं, आप कोई भी हैं, ठीक है। हाँ, क्या होता है, आपने इनवॉइस बनाया, इनवॉइस है आपका 1 लाख का, आपने जीएसटी चार्ज करी 12% के हिसाब से, ठीक है, तो आई आपकी 12,000। ओके मैम, तो आपने 1,12,000 का इनवॉइस बना दिया, ये आपका इनवॉइस हो गया। आपने क्या करेंगे, जो ये मैन्युफैक्चरर ट्रेडर है, मान लेते हैं इनका नाम M1 है, अब M1 क्या करेंगे, जो उन्होंने जीएसटी चार्ज करी है किससे, मान के चलते हैं ये है यहाँ पर होलसेलर, जो इन्होंने बिल बनाया है, इन्होंने कितना पेमेंट करनी है भाई, 1,12,000। ये 12,000 जो इन्होंने कलेक्ट किया है, ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देंगे। सही, ऐसे ही होता है। हेलो, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर ये जीएसटी इनवॉइस उन्होंने बनाया था, ये है नॉर्मल केस। अब हम आ जाते हैं दूसरे केस में, जहां पर हम देखेंगे रिवर्स चार्ज का केस। ये हो गया नॉर्मल केस, अब आते हैं हम रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में क्या होगा बेटा, कि जो ये जीएसटी है ना, इन्होंने जो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर ने कलेक्ट की थी, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनको जो पेमेंट मिलेगी, तो होलसेलर क्या पेमेंट करेगा भाई, पेमेंट करेगा वो 2 हिस्सों में, गवर्नमेंट को वो करेगा 12,000 यहां से, और जो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर है इसको पेमेंट करेगा 1 लाख। गवर्नमेंट के पास कितना गया, 12,000। दोनों ही केस में गवर्नमेंट के पास जाना 12,000 ही है, लेकिन नॉर्मल केस में 12,000 जो होगा वो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर, मतलब जो कलेक्ट कर रहा है, जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, जो सेलर है, वो
डिपॉजिट करता है जीएसटी? आरसीएम के केस में बेटा कौन डिपॉजिट करता है जीएसटी? जो सर्विसेज ले रहा है या गुड्स रिसीव कर रहा है या जो बायर, मतलब होलसेलर। ये हमारा क्या है यहाँ पे? बायर है। ये बायर क्या कर रहा है यहाँ पे? 1,12,000 की जो पेमेंट है वो दो हिस्सों में कर रहा है। 1 लाख कर रहा है जिसने उससे माल बेचा है उसको, और 12,000 वो कर रहा है गवर्नमेंट को। ठीक है, आरसीएम का केस कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज हो गया, यहाँ पे ये हो गया था नॉर्मल चार्ज, और इसको कहते हैं हम बेटा रिवर्स चार्ज। ये है हमारा नॉर्मल चार्ज, और बेटा जो मैंने पिंक कलर से लिखा है वो है आपका रिवर्स चार्ज। तो जो रिवर्स चार्ज होता है वो कौन से केस में होता है? बेटा वो ट्रांसपोर्टेशन के केस में होता है, जो आपने देखा होगा। रिवर्स चार्ज गवर्नमेंट ने बेसिकली उस इंडस्ट्री पे लगाया हुआ है जहां पर जो सप्लायर है, सप्लाई जो सर्विस कर रहा है या गुड सप्लाई कर रहा है, वो बहुत ही स्कैटर्ड इंडस्ट्री है। जैसे एलआईसी एजेंट्स हैं, तो एलआईसी एजेंट सर्विस देते हैं लेकिन वो जीएसटी नहीं काटते। एलआईसी जब कमीशन मिलता है ना, तो एलआईसी एजेंसी जो है ना, एलआईसी वो उनका कमीशन काटती है, क्योंकि वो पूरे स्कैटर्ड होते हैं। कहां तक वो अपना कमीशन पे जीएसटी पे करेंगे? तो एलआईसी जो एजेंसी है वही अपना सीधे क्या करती है, जीएसटी काटने के बाद उनको पेमेंट कर देती है। ठीक है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया जीएसटी। ये 12,000 जो होंगे वो क्या करेगी, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगी, जीएसटी डिपार्टमेंट को डिपॉजिट कर देगी, और जो एजेंट्स होंगे उनको 1 लाख रुपए कमीशन चला जाएगा। ठीक है, या फिर जैसे मैंने बोला आपको ट्रांसपोर्टेशन के केस में, वहां पर जो ट्रक चलाने वाला आदमी है उसको इतना ज्ञान नहीं है, गवर्नमेंट मानती है कि वो कहाँ जीएसटी की रकम भरने के लिए बैठा रहेगा। जिसके पास मान लीजिए 5, 6, 7 ट्रक हैं, वो क्या करते हैं, वो आरसीएम बेसिस पे काम करते हैं। उनके पास में 2 कैटेगरी अवेलेबल होती है, या तो आप फ्रंट चार्ज में आ जाइए, मतलब नॉर्मल कैटेगरी में आ जाइए जहां पर आप रिटर्न भरिए और जीएसटी की पेमेंट कर दीजिए, या फिर आप दूसरी कैटेगरी में भी आ सकते हैं। सिर्फ उनके लिए ये एक ऑप्शन दिया जाता है जहां पर वो अपने आप को रिवर्स कैटेगरी में रजिस्टर करवा सकते हैं, या रिवर्स कैटेगरी में अपने आप को मान सकते हैं भैया हम नहीं देंगे, जो हमें पेमेंट करेगा वो हमारा जीएसटी जमा कर दें। ठीक है जी मैडम। अभी हम चलते हैं, एक हमारा एक पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने अभी यहाँ पे बोला था कि देखो आरसीएम सप्लायर जो होता है उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब दूसरी कैटेगरी में आते हैं ई कॉमर्स वाले। भाई ई कॉमर्स इंडस्ट्री भी है, वो भी बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है। क्यों होती जा रही है भैया? क्योंकि ये है यहाँ पर अमेज़न या कोई भी है फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी वेबसाइट सब जो भी है ये, ठीक है, ये क्या काम करते हैं भाई? ये एजेंट, ये मिडिल मैन है। इन्होंने सिर्फ क्या किया है, ये प्लेटफॉर्म देते हैं। यहाँ पर होता है सेलर, ये बनाते हैं अपनी वेबसाइट, यहाँ पर उनका सामान रखा रहता है। किसका सामान रखा रहता है भाई? सेलर का सामान है, सेलर की दुकान है या गोडाउन है, जो भी है उनका सामान पड़ा हुआ है। डिस्प्ले में कौन लगाता है? सेलर अपने पास एक ही दुकान लगा सकते हैं, लेकिन अमेज़न में क्या आती है, पिक्चर्स आती हैं और यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। कौन ऑर्डर करता है भाई? बायर्स ऑर्डर करते हैं, कोई भी, बस सब लोग बायर्स हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई जो ये अमेज़न वाले हैं ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेटा जब क्या होता है, दिक्कत ये होती है कि जो ये सेलर्स है ना, ये कितना अपना कितनी सेल कर रहे हैं, कितनी उनकी सेल्स हो रही है, इसको क्या करना, इसको नेक्सस रखना इसको हो गया है बहुत ज्यादा मुश्किल। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अमेज़न से भी सेल कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट से भी कर रहे हैं, मीशो से भी कर रहे हैं, और भी कौन सी वेबसाइट होती है, मिंत्रा से भी कर रहे हैं। इतने सारों में कर रखी है उन्होंने अपनी सेल्स की, हम गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है इनकी कितनी सेल्स है। तो उन्होंने बोला कि भैया जो ई कॉमर्स वाले हैं आप रजिस्ट्रेशन ले साफ करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप रजिस्ट्रेशन लेंगे, तो वो भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आ गए। फिर इसके बाद आते हैं बेटा इंटर स्टेट सप्लाई वाले। ये मैं नॉर्मली बता देती हूँ कि भैया आप महाराष्ट्र में हैं और आप अपने बगल वाले स्टेट में बेच रहे हो, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर विद इन द स्टेट की बारी कोई नहीं गई। जो एक रूल होता है कि भाई जो कंज्यूम करता है उसको टैक्स पे करना है। अगर हमने देखा ना पिछली क्लास में कि भैया जो कंज्यूमर है उस पर टैक्स लगेगा, उससे टैक्स वसूलो। अब जो सेलर है वो एक स्टेट में बैठा है, जो कंज्यूमर है वो दूसरे स्टेट में बैठा है, तो कैसे वसूला जाए? तुमने बोला कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवा दो, तो यहाँ पर तो वसूलना पक्का हो गया कि कंज्यूमर से तो हम ले ही लेंगे टैक्स,
तो यहाँ पर जो इंटरस्टेट सप्लाई वाला भी मैटर होता है ना, वहां पर भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आ जाता है। अब हम आ जाते हैं पैन बेस्ड पे। यहाँ पर मैम ये पैन बेस्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट बता रही हो आप? इसलिए बेटा क्योंकि एक होता है हमारे जीएसटी में कि भाई अगर आपकी जो सेल्स है वो 5 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती है ना, तो आपको करना पड़ता है थोड़ी ज्यादा मेहनत। एक मिनट प्लीज, क्या हो गया? एक मिनट बेटा, कुछ प्रोसेस हो रहा है, बढ़ते हैं। देखो क्या होता है, टर्नओवर मैंने आपको बोला कि जैसे ही आपका 20 लाख 40 लाख से ऊपर होगा तो आपको क्या करना होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। चलो ठीक है मैम, इतनी समझ में आ जाती है बात। तो आपका कितना रजिस्ट्रेशन मतलब कितना आपकी सेल पहुंच जाएगी, उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन आने लगती है बेटा। 5 करोड़ से ऊपर सेल पहुंचती है तो गवर्नमेंट को भी लगता है कि उनका नेक्सस ज्यादा रहे, तो फिर वो क्या करते हैं, मैं बताती हूँ आपको क्या करते हैं। चलिए अगर मैं बोल रही हूँ मेरे शब्द पे ध्यान दें, हमारी स्क्रीन खुलने वाली है। मैंने आपको बोला कि भाई जो आपका पैन नंबर होता है वो एक होता है, लेकिन जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपके कई सारे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं उस बारे में बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो बेटा मैंने बोला जो सेल्स होती है ना, जो आपकी सेल्स होती है या फिर और आपका जो टर्नओवर होता है, ठीक है, विदाउट जीएसटी इफ इट एक्सीड्स 20 lakhs और 10 lakhs और 40 lakhs, ऐसा केस में भी जैसे बढ़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको पता है कि आपका पैन नंबर एक ही होता है, आप सबके पास पैन नंबर होगा, 100% पैन नंबर होगा, ये 10 डिजिट्स का पैन नंबर है। ठीक है, जो आपका जीएसटी नंबर होता है, जीएसटी नंबर बेटा वो 15 डिजिट्स का होता है। ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। हाँ बेटा, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि जो ये पैन नंबर होता है ना, ये इसका इंक्लूसिव पार्ट होता है। इंक्लूसिव पार्ट होता है आपका पैन नंबर। तो अब मैंने आपको बोला आप एक स्टेट में हो, जिस स्टेट में हो स्टेट वाइज आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। स्टेट वाइज आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो मैम आप मान लीजिए यूपी में मेरी 10 फैक्ट्री है, तो कितना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बेटा, वो आपके ऊपर है। आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर से भी काम कर सकते हो, आप 10 रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो सकता है आप अपनी सिर्फ 2 ही फैक्ट्रियों को अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर दो, बाकी जो आपकी चल रही है 8 फैक्ट्रीज वो आपको एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से चलाओ। एक रजिस्ट्रेशन नंबर से एक फैक्ट्री, बाकी जो 9 चल रही है आपकी एक ही रजिस्ट्रेशन से चल रही है। 2 रजिस्ट्रेशन नंबर आपने जीएसटी ले रखे हैं, क्या उनको इससे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो आपके अपने कंफर्ट जोन के लिए है। मैंने बोला आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, स्टेट वाइज आपको रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं। ठीक है, आगे मैंने आपको बोला स्टेट वाइज आपको लेने होंगे। अगर आपकी मान लीजिए एक ही स्टेट में, मैंने आपको बोला अगर आपकी यूपी में 10 फैक्ट्री है, आप 10 रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर लेना, लोग इतने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेते क्यों हैं बेटा? पैन बेस्ड होता है, आपकी जो सेल्स होती है वो आपकी पैन बेस्ड होती है। ये टर्नओवर से क्या फर्क पड़ता है मैम? टर्नओवर से बेटा ये फर्क पड़ता है कि जैसा आपका टर्नओवर बढ़ेगा वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। वैसे ही आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। क्या क्या अवेलेबल होते हैं? एक होती है नॉर्मल स्कीम, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल आपको रिटर्न फाइल करनी होती है, जो मंथली रिटर्न्स होती है, उनके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। एक होती है बेटा कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है, लेकिन आपकी जो सेल्स होती है वो आपकी होती है पैन बेस्ड। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ये सेल्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपका जैसे ही आपका 5 CR से आपकी बेटा 5 करोड़ से ऊपर की जैसी सेल आपकी बढ़ती है तो आपको क्या करना होता है, अपनी ई इनवॉइसिंग स्टार्ट हो जाती है। आपकी ई इनवॉइसिंग स्टार्ट हो जाती है। ई इनवॉइसिंग में क्या होता है वो हम थोड़ी देर में बात करते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बोला कि जो आपकी सेल्स होती है वो अगर ऐसी आपकी 5 करोड़ से ऊपर हो जाएगी बेटा, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपका टर्नओवर जैसे ही 5 करोड़ से ऊपर हो जाएगा तो आपको ई इनवॉइसिंग होती है। ई इनवॉइसिंग मतलब बेटा आपकी जो भी सेल्स होगी ना, आपको पर डे गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी, पर डे जीएसटी डिपार्टमेंट को बतानी पड़ती है। यहाँ पर मैंने आपको बोला जैसे आपकी 10 लाख 20 लाख 40 लाख ऐसा केस में भी डिपेंड्स कि आप कौन से स्टेट में है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपका कौन सा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मे बी आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़े, मे बी आपको जब आपकी सेल अचीव होगी तब आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। ठीक है,
आपके पास अब दो ऑप्शन है, आप रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया, ठीक है। अब आपको डिपेंड करता है कि आपकी कितनी सेल होती है, उसके हिसाब से आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो मैम आपने जो ये बताया है नॉर्मल स्कीम और कॉम्पोजिशन स्कीम, ये क्या होता है बेटा? नॉर्मल स्कीम में क्या होता है, आपको रेगुलर रिटर्न फाइल करनी होती है, ठीक है। और कॉम्पोजिशन में स्कीम में क्या होता है, आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है। और इसमें क्या फर्क होता है? और सिर्फ और एक जो मेजर डिफरेंस है क्वार्टरली और रिटर्न और मंथली रिटर्न, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम ये है बेटा, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले जो होते हैं वो रजिस्टर्ड तो हो जाते हैं जीएसटी में, लेकिन उनसे दूसरे लोगों को क्रेडिट नहीं मिलता, मतलब जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता। मतलब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर जो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को माल बेच रहा है, अगर होलसेलर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला होता है या फिर उसने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिया है, दोनों ही केस में क्या होगा, वो रिटेलर को अपना क्रेडिट जो है वो पास ऑन नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्यों होता है ऐसा बेटा? कॉम्पोजिशन स्कीम लोग क्यों लेते हैं फिर? तो बेटा यहाँ पर जो है जो लिमिट जो है वो है 75 लाख की, और मैं यहाँ पर 1.5 सीआरपी है। ये मैं थोड़ी देर में एलैबोरेट करती हूँ कौन से केस में कितनी है। जैसा ही ये लिमिट है 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, यहाँ पर भी ऐसा ही डिफरेंशिएशन है 75 लाख एंड 1.5 सीआरपी। आपका टर्नओवर जैसा होगा डिपेंड करके बताती हूँ कैसे। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। लोग कॉम्पोजिशन स्कीम क्यों लेते हैं फिर? इसलिए कि इसमें पेपर वर्क कम होता है, अपनी रिटर्न को खुद ही फाइल कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल जो रेगुलर स्कीम वाले होते हैं वो भी अपनी रिटर्न आप खुद फाइल करने लगे हैं। पहले पड़ती थी एक प्रैक्टिशनर की जरूरत, एक अकाउंटेंट फालतू में रखो और उसको पैसे दो, लेकिन अब जो होता है, अब क्या होता है कि भाई रेगुलर अपनी रिटर्न आप भले ही फाइल करते जाते हो, लेकिन जब एनुअल रिटर्न की बारी आती है ना, तब प्रॉब्लम वहां पे होती है रिकंसिलिएशन में। रिकंसिलिएशन में मैचिंग करने में कोई आपको क्रेडिट पास ऑन नहीं कर रहा होता है, या फिर किसी ने अपनी रिटर्न नहीं भरी होती है जिसका इनपुट आपको नहीं मिलता है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वहां पर आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती ही है। भले ही आप मंथली रिटर्न अपनी खुद भर लें, लेकिन एनुअल रिटर्न भरने के लिए आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। उसमें आपको क्या करना होता है, मंथली रिटर्न में बेटा आपको हर महीने 2 रिटर्न फाइल करनी होती है। क्वार्टरली रिटर्न में कॉम्पोजिशन स्कीम वाले केस में परसेंटेज भी जीएसटी का कम होता है, 1%, 2%, 5%। मैं आपको बताती हूँ कितना कहाँ पे। लेकिन बेटा 1%, 2%, 5% जो होता है जीएसटी लगता है, सिर्फ मैक्सिमम आपने अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पे 2.5% मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देते हैं और सॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो रेस्टोरेंट्स में क्या होते हैं, वो कॉम्पोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जिसमें वो अपनी सेल्स पे क्या करते हैं, सीधे 5% जीएसटी पे करते हैं, और उनकी जीएसटी जो होती है बेटा उसका क्रेडिट नहीं मिलता। उनको इससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर जो लोग आते हैं उन्हें क्रेडिट से आपको कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो ना ही उसको रिसीव करेंगे ना ही उसको कोई सेल, डायरेक्ट कंज्यूमर्स हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैन्युफैक्चरर्स के केस में ये 1% है, ट्रेडर्स के केस में ये 2% है। कहाँ पे है, अगर आप मेरे से डाउट में पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। बट जो आपके लिए बताने वाली चीज थी वो मेरी यही थी, कॉम्पोजिशन स्कीम जो होती है वो आपके लिए वहां बेनिफिशियल है जहां पर आप पेपर वर्क का लोड सबसे कम से कम चाहते हैं। नॉर्मल स्कीम अदरवाइज सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहां पर आप अपना जो क्रेडिट है वो पास ऑन करना आपके लिए अवेलेबिलिटी होती है। अब हम आ जाते हैं नॉर्मल स्कीम और कॉम्पोजिशन स्कीम की थोड़ी और एलैबोरेटेड गाइडेंस पे, ठीक है। हाँ, मैंने बात की कॉम्पोजिशन स्कीम की कि आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक है कॉम्पोजिशन स्कीम, एक है आपके पास नॉर्मल स्कीम। नॉर्मल स्कीम जिसमें आप क्या करेंगे भाई, यहां पर आपको क्वार्टरली रिटर्न भरनी होती है। आपको जीएसटी क्रेडिट जो होता है वो आप जब है आपका पास नहीं कर सकते, नॉट अवेलेबल। आप टैक्स इनवॉइस नहीं बनाते हैं, आप क्या बनाते हैं, बिल ऑफ सप्लाई। ये क्या होता है मैम, आपने ध्यान दिया होगा कि भाई जो आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं या किराने की दुकान होती है वो अक्सर आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, इनवॉइस इशू नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप वो इनवॉइस इशू करेंगे तो वहां पर उनको क्या करना होता है, मेंशन करना होता है अपना जीएसटी नंबर। यहाँ पर जो टैक्स इनवॉइस होता है बेटा कॉम्पोजिशन स्कीम में वो बनता ही नहीं है, वो यहाँ पर इशू क्या होता है, यहाँ पर होता है बिल ऑफ सप्लाई इशू, ठीक है।
और अब नॉर्मल स्कीम है बेटा, ये यहाँ पर रेगुलर मंथली रिटर्न भरनी होती है आपको। जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल होता है और यहाँ पर आप क्या भरते हैं, टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस शॉर्टकट में बोल दीजिए या फिर टैक्स इनवॉइस, ठीक है। बिल ऑफ सप्लाई यहाँ नहीं होता, बिल ऑफ सप्लाई नॉर्मल स्कीम में जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर जो टर्नओवर होगा वो मैक्सिमम टर्नओवर अवेलेबल जो है वो मैंने आपको बताया 0.75 CR या फिर 75 लाख बोल देती हूँ यहाँ पे, या फिर 1.5 CR। अब मैं केसेस को भी आपको डिफाइन कर देती हूँ, बट 2 मिनट में करती हूँ। उससे पहले मुझे जो जरूरी बातें और बतानी वो मैं बता देती हूँ। अभी हमने उसके बारे में बात नहीं की है। कोई मेरे से अगर पूछना चाहेगा कि मैम ई-वे बिल क्या होता है, हम अगली क्लास में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, HSN कोड, इनके बारे में बात करेंगे। इनवॉइस के बारे में, बिल ऑफ सप्लाई के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि भाई क्या होता है, कैसे होते हैं, आपको कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है और क्या रिक्वायरमेंट है बेसिकली। अब ये तो बहुत ही इजी है, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फिर भी आपको पुनीत सर बिल्कुल स्क्रैच से रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करके जीएसटी फाइलिंग सब सिखाएंगे। मैम नॉर्मल स्कीम में मंथ में 2 बार जीएसटी फाइल करना होता है क्या? हाँ, 2 बार। मैं अभी इसके बारे में बेटा बताऊंगी। अभी सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा ही बताया है, सिर्फ इतना सा कि हाँ आपको रेगुलर मंथली स्कीम रिटर्न, रेगुलर मंथली रिटर्न भरनी पड़ती है। वो रिटर्न नहीं, रिटर्न्स है 2 बार भरनी पड़ेगी, 10 तारीख को और 20 तारीख को। मैं बताऊंगी कैसे कैसे। अभी मैं जो ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिल जाएगा बस। मैम कॉम्पोजिशन स्कीम में जैसे रेगुलर में हम B2C में उस अमाउंट को रेगुलर कस्टमर को कुछ सेल कर रहा हूँ, ठीक है, उनको मैं टैक्स इनवॉइस नहीं दे रहा हूँ, बिल ऑफ सप्लाई दे रहा हूँ। तो रेगुलर स्कीम में B2C में मैं अपना सामान बेच रहा हूँ अपने स्टेट में, तो कॉम्पोजिशन में मैं टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करके B2C में उसको पेमेंट करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ पे बताती हूँ, रुको, जो आपको कंफ्यूजन है मैं भी क्लियर करती हूँ। चलिए देखो यहाँ पर देखते हैं हम। जब बेटा क्या होता है, जब हम नॉर्मल स्कीम में हैं, नॉर्मल स्कीम में है, हम रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे टैक्स इनवॉइस या फिर हम बनाएंगे इनवॉइस, कुछ भी कह लो, शॉर्टकट है ये क्यूब नेम है इनवॉइस, ठीक है। अब टैक्स इनवॉइस या इनवॉइस आपने बनाया, आपने अपना बनाया बिल अमाउंट। आपका बिल अमाउंट कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल स्कीम में आपके लिए एक सुविधा दे रखी है कि अगर आपका इनवॉइस अमाउंट है अप टू 200 रुपीज है, तो आपको नो नीड टू इशू इनवॉइस अंटिल आस्क्ड। जब तक आपसे कस्टमर नहीं मांग रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको इनवॉइस देने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कहां तक के इनवॉइस के लिए, 200 रुपए तक के इनवॉइस के लिए। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला अब आपको बिल अमाउंट आपने जो भी बनाया, मान लीजिए यहाँ पर आपका जो बिल अमाउंट है वो है 10,000। अब यहाँ पर आप टैक्स चार्ज करेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, जीएसटी। अब जीएसटी आप 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं अगर आप सेम स्टेट में हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ, जो आपने इनवॉइस बनाया है ये सेम स्टेट का है, मान लेते हैं सेम स्टेट का है, तो आप जीएसटी कैसे चार्ज करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। 12% है मान लीजिए टैक्स, जीएसटी है आपका 12%। आप कैसे चार्ज करेंगे भाई, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। कितना हुआ, हेलो 600 ही हो गया, 6% जीएसटी, 6% एसजीएसटी। ठीक है। आपने 1200 आपने ये बिल बना दिया 11,200 का, ये हो गया था सेम स्टेट में। अब हम मान लेके चलते हैं ये हमारा हो गया डिफरेंट स्टेट में। ये हमारा सेम स्टेट, ये हमारा डिफरेंट स्टेट।
ये यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देती हूँ, ये आपने यूपी से, यूपी में ही बेचा था सामान, अब हम बेच रहे हैं सामान यूपी से एमपी में, ठीक है। अब इनवॉइस कैसे बनेगा, 10,000, यहाँ पर बेटा आप चार्ज करेंगे क्या, IGST @12%, क्या होगा 1200। इनवॉइस टोटल बिल अमाउंट क्या बन जाएगा आपका 11,200। वही है, कलेक्शन का तरीका अलग है। अब थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटा आपके पास इनपुट अवेलेबल होगा, इनपुट GST, इनपुट GST आपके पास यहाँ पर कितनी रहेगी भाई, CGST SGST 600 रुपए, 600 रुपए। यहाँ पर क्या रहेगा, IGST रहेगी आपके पास, ऑब्वियसली कितनी रहेगी 1200 रुपए। ये हमारे इनपुट की बात कर रही हूँ मैं, जो पे करोगे उसी का इनपुट अवेलेबल होगा, मतलब जो चार्ज करोगे उसी को तुम कलेक्ट कर पाओगे, वही आपका इनपुट है ना। अब हम बात करते हैं इसको सेट कैसे करते हैं, सेट मतलब एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं। किस चीज से क्या पेमेंट होती है, इसको ऐसे याद रखो, ठीक है। अभी हमने पहले बात क्या की थी, मैंने आपको बात बताया था बेटा कि आपने जो चीज कलेक्ट करी है उसकी इनपुट होगा आपके पास, है ना। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ बेटा, ये C जो है ये है CGST, ये है IGST, ये आपका SGST। सबसे पहले क्या होता है, जिसके पास जो है उससे उसको एडजस्ट कर दो, जो भी आपकी लायबिलिटी है, जो आप पेमेंट करके आए हो, अगर वो सेम है तो उससे एडजस्ट कर दो। बाकी फिर भी आपके पास में क्या होता है बेटा, जो CGST का अमाउंट और SGST का अमाउंट तो सेम ही होता है हमेशा। IGST का अमाउंट होता है वो हमेशा हाई साइड पे होता है, अगर आपकी क्या है, अगर आपकी इंटरस्टेट सेल्स, जो बॉर्डर एरियाज को होते हैं, जो भी स्टेट के बॉर्डर एरियाज के लोग होते हैं, उनको ये इशू आता है कि अगर वो उनकी इंटरस्टेट सेल होती है तो वहां पर उनके पास IGST का क्रेडिट बहुत ज्यादा होता है, और जबकि वो माल खरीद रहे होते हैं सेम स्टेट से और बेच रहे होते हैं दूसरे स्टेट में, तो IGST क्या होती है, उनकी IGST की लायबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है। इनपुट होता है उनके पास CGST SGST का, तो उसको एडजस्ट कैसे करते हैं बेटा, इसमें ना ऐसे क्रॉस मार लेते हैं हम लोग, CGST से IGST एडजस्ट हो सकता है, IGST से दोनों एडजस्ट हो सकते हैं, CGST भी SGST भी, और SGST से SGST तो एडजस्ट होता ही है, IGST भी एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों नहीं होते हैं आपस में, इनकी कोई दोस्ती नहीं है। CGST से SGST एडजस्ट नहीं होता है, SGST से CGST एडजस्ट नहीं होता है, लेकिन CGST से CGST और IGST एडजस्ट हो सकते हैं, IGST से IGST, CGST, SGST दो तीनों एडजस्ट हो सकते हैं, SGST से सिर्फ SGST और IGST एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन CGST और SGST, CGST आपस में एडजस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं क्या बात कर रही थी, मैंने आपको समापन कर लेते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको बताया बेटा रजिस्ट्रेशन आपको कब लेना है, कौन से स्टेट में कैसे लेना है, कितने टर्नओवर पे लेना है, कितनी सेल्स पे लेना है, तो सेल्स से टर्नओवर पे स्टेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट्स के बारे में कि आपको CIS कैसे एडजस्ट करने हैं, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि भाई आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। मैंने आपको बताया नॉर्मल स्कीम या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है, बच्चा समझ भी नहीं सकता है। और मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने ई-इनवॉइसिंग के बारे में थोड़ा सा बताया, और मैंने आपको स्टेट्स के बारे में बताया। बाकी आपको मैंने इनवॉइस के बारे में बताया। एक वापस चलते हैं, दिमाग खराब रहता है, मैंने आपको बताया इनवॉइसेस के बारे में, दिमाग खराब है। और मैंने आपको बताया किसके बारे में, बताओ ये मैंने और क्या बताया आपको, कंपल्सरी GST वाला।
कंपल्सरी जीएसटी वाला। हाँ, मैंने आपको लिस्ट दी, स्टेट्स बताए, तो वहीं से छोड़ा है तो वो तो रजिस्ट्रेशन में ही आ गया। तो हमने 4 पॉइंट्स आज देखे हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको सिर्फ 2 लाइन में। बेटा नॉर्मल स्कीम में आपको मैंने बताया था, आपको रिटर्न के बारे में थोड़ा सा बताया था कि नॉर्मल स्कीम में बेटा आपको मंथली 2 रिटर्न फाइल करनी होती है, ये आपको क्वार्टरली 1 करनी होती है, 3 मंथ में 3 मंथ्स में 1 बार, 3 महीने में 3 मंथ्स में 1 रिटर्न भरनी होती है, और उसका क्वार्टरली स्टेटमेंट लगता है, वो बताऊंगी। और नॉर्मल स्कीम में बेटा एवरी मंथ 2 रिटर्न, ईयरली तो दोनों में सेम ही है, एवरी मंथ 2 रिटर्न, अरे बोलोगी ठीक है। अब हम, और मैंने आपको क्या बताया, इनवॉइसेस एंड बिल ऑफ सप्लाई के बारे में। आज मेरा टारगेट एक चीज और थी, वो मेरा रह गया है, वो बताना था मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। वो और कंप्लीट कर देती है 5 मिनट में, और फिर आपको होंगी छुट्टी। प्लेस ऑफ सप्लाई, ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया प्लेस ऑफ सप्लाई, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है कि अगर आप, मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि एक, जब भी आप सेल करते हो तो वो या तो आपकी सेम स्टेट हो सकती है, या फिर वो स्टेट जो है वो डिफरेंट होगा तो आपको आईजीएसटी चार्ज करनी पड़ेगी अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से। अगर आपका सेम स्टेट होगा तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेंगे, ठीक है मैम। ये बेटा ये निश्चित कैसे होता है? ये निश्चित होता है प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पर कि जो सप्लाई हो रही है, जो सेल हो रही है, वो उसका कंजम्पशन या जो उसका कस्टमर है वो कहाँ पर है। मैंने आपको बोला जो एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट जो होगा बेटा, वो आपका क्या है? सप्लायर जो सेल कर रहा है, जो है सेलर, उसकी प्लेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रेसिपिएंट है उसका जो मतलब बायर, वो जिस स्टेट में होगा, अगर वो सेम स्टेट है तो क्या लगेगा बेटा? सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर वो डिफरेंट स्टेट में है तो बेटा आपको लगेगा चार्ज करना पड़ेगा आईजीएसटी। अब मैम ये कैसे निश्चित होता है, कैसे, इसमें क्या कोई कैटेगरीज है क्या? हाँ जी, इसमें कैटेगरीज है, ठीक है। गुड्स के केस में तो ये बहुत इजी है, इसमें सिर्फ 4 केस आते हैं कि जैसे भाई मैं बैठी हूँ यूपी में, आप बैठे हैं दिल्ली में, तो जहां पर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, मैंने आपके लिए बिल बनाया आपका, जो आप मैंने इनवॉइस में चढ़ाया, ठीक है, जो मैंने इनवॉइस में चढ़ाया, तो भाई वही हो गया क्या? बिलिंग एड्रेस हो गया, ठीक है, या फिर रिसिपिएंट का एड्रेस हो गया, और मैंने उसी हिसाब से जीएसटी चार्ज कर दी, ठीक। दूसरा केस ये होता है कि भाई आप बैठे हो दिल्ली में, लेकिन आपने बोला कि अमृता जी जो आपका जो ये सामान है जो मुझे भेजना है वो महाराष्ट्र में मुझे कहीं भेजना है, लेकिन फिर भी मैं बिल बनाऊंगी किसके नाम पर? जो मुझे पेमेंट कर रहा है, मतलब आप कहाँ बैठे हो? दिल्ली में, आपका वहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो मैं आपकी फॉर्म के नाम से आपका बिल बनाऊंगी, भले ही मैं आपका सामान जो है वो महाराष्ट्र में भेज रही हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तीसरा केस ये बनता है कि आप बैठे वहीं पर हैं, ठीक है, दिल्ली में, मैं बैठी हूँ यूपी में, आप मेरे से बोलते हैं आप तो यूपी का यूपी में ही भेज दीजिए, मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं दिल्ली से, लेकिन आप मेरा जो वहाँ फैक्ट्री वहीं पर यूपी में भी एक फैक्ट्री है, आप वहाँ पर भेज दीजिए। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड एड्रेस के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, हो सकता है आप फॉरेन में हो, लेकिन आपकी जो कंपनी जहां से जिस बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो वो बैंक अकाउंट आपकी कंपनी का है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, तो एड्रेस क्या होगा? वो बेटा दिल्ली ही होगा, मैं आप पे आईजीएसटी ही चार्ज करूंगी। ये मैं इतना डिफिकल्ट और इतना एलैबोरेट क्यों कर रही हूँ? बेटा जो मैं चार्ज करूंगी ना आपसे, उसी का क्रेडिट ले पाऊंगी, है ना, उसी का क्रेडिट मैं आपसे ले पाऊंगी, मतलब उसी के क्रेडिट के साथ में मैं एडजस्टमेंट कर पाऊंगी, उसी हिसाब से मुझे गवर्नमेंट को पे करना होगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि जो कलेक्ट करूंगी वही तो गवर्नमेंट को पे करूंगी, तो मैं क्या कलेक्ट कर रही हूँ बेटा? वो डिपेंड करता है प्लेस ऑफ सप्लाई से कि जो मेरा रेसिपिएंट है वो है कहाँ पर, क्या वो सेम स्टेट में है। अगर वो सेम स्टेट में है तो बहुत ही बढ़िया, सीजीएसटी एसजीएसटी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि 12% है, 6% चार्ज कर लो। लेकिन अगर वो डिफरेंट स्टेट में है, और डिफरेंट स्टेट कैसे डिफाइन होगा वो मैंने
आपको बताया, तो बेटा उसी हिसाब से आपको अपने बिल में इनवॉइस काटते टाइम चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर रिसिपिएंट भले ही दूसरे स्टेट में बैठा हो, लेकिन फिर भी प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट की ही होती है। जैसे कौन से केसेस हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस जो होते हैं, जैसे मेरे बेटे की शादी, ठीक है, मेरे बेटे की शादी मैं यूपी में कर रही हूँ। अब और जो एजेंसी है एडवर्टाइजिंग, मतलब जो एजेंसी है मैं जिसको पेमेंट कर रही हूँ, वो दिल्ली में बैठा हुआ है, शादी होनी यहाँ पर है दिल्ली में, होटल कहाँ पे है? दिल्ली में, पेमेंट मैं कहाँ कर रही हूँ? यहाँ पे यूपी में। उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। जहां पर अगर होटल है ना, होटल अपना बिल बनाता है, वो कभी भी आईजीएसटी नहीं लगाता, वो हमेशा सीजीएसटी एसजीएसटी लगाता है। वो बोलते हैं कि भैया जहां पर हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पर एग्जिस्ट करती है ना, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होती है, वहीं पर उसकी सर्विसेज दी जाती हैं, वहीं पर उससे रिलेवेंट सर्विसेज होती हैं। चाहे भले कोई इवेंट होता है, भले ही आप स्टे करने के लिए जा रहे हैं, भले आप वहां पर 50 लोगों को रुकवा रहे हैं, भले आप वहां पर शादी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। वो हमेशा क्या चार्ज करेंगे आपसे? सेम स्टेट में सप्लाई होगी, सेम स्टेट में अगर सप्लाई हो रही है तो सीजीएसटी एसजीएसटी काउंट करेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी आपके इनवॉइस में वो चढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, मैम कुड यू एक्सप्लेन आरसीएम फॉर जीटीए सर्विस अगेन आफ्टर दिस टॉपिक? ओके, हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है, फिर मैं उसके बाद बताती हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बोला तो बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम कलेक्ट करेंगे उसी को हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। जब हम गवर्नमेंट को पे करेंगे तो हम जो पे करके आए हैं व्हाइल रिसीविंग गुड्स एंड सर्विस, हमने जब भी वेंडर से हमने परचेस किया है, हमने उसको जो पेमेंट किया है और जो हम चार्ज कर रहे हैं वो एडजस्टमेंट हमको वैसे ही क्या होगा मिलेगा। अब मैम क्या हमको इससे इनवॉइस जो आपने मुझे बताए कि भाई इनवॉइस आपको कब बनाना है और आपको इनवॉइस जब बनाओगे तो आप चार्ज करोगे, आपकी जीएसटी लायबिलिटी कब राइज होती है, बेटा हम ये सब चीजें अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। हम रिटर्न्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, हम जीएसटी सप्लाई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हम उसके बाद में ई वे बिल के बारे में आराम से समझेंगे। ई वे बिल क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, कब कंपल्सरी होता है, कब हम उससे स्किप मार सकते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में। और एग्जामिशंस के बारे में अगली क्लास में हम आपके साथ में प्रैक्टिकल इनवॉइसेस को शो करेंगे और जीएसटी पोर्टल के साथ आपको दिखाएंगे। अब मेरे से जिसने बोला था आरसीएम के बारे में, हमारी क्लास खत्म हो गई है और विद इन 5 मिनट्स आई विल बी वाइंडिंग अप दिस क्लास। कैन यू एक्सप्लेन वंडरफुली? मेरी तारीफ होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं चश्मा लगा के पढ़ रही हूँ ऐसे। Everything what you explain will be there in notes. Yes, everything will be there in notes. Okay, thank you so much. हम आते हैं, किसी ने मेरे से तो अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैम आपने जो आरसीएम के बारे में बताया है वो जीटीए सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ बेटा, तो अभी हम बता देते हैं आपको। जीटीए सर्विसेज क्या होती है? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की सर्विसेज होती हैं। ऐसे ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जैसे कि मान लीजिए किसने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, ओके, बहुत ही प्यारा नाम है आपका। तो मैं बता रही थी जीटीए सर्विसेज, बेटा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे मेरे पास ट्रक है, ठीक है, आप वेंडर हैं, आपको अपना सामान भेजना है, आप अभी हैं महाराष्ट्र में, आपको अपना सामान भेजना है कहाँ पर? उत्तराखंड में, ठीक है। तो महाराष्ट्र से उत्तराखंड कैसे भेजेंगे आप सामान? उसके लिए आप हायर करते हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी सर्विसेज को, मतलब मुझे, ठीक है। आप मुझसे बोलते हैं कि अब्दुल जी आप एक काम कीजिए, महाराष्ट्र से मेरा सामान लीजिए और उसको यूपी में डिलीवर कर दीजिए। मैं बोलती हूँ ओके परफेक्ट, मैं कर दूंगी। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप बनाते हैं, आपको आप इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। एक, आपने बेटा गुड्स सेल किए महाराष्ट्र से और आपको भेजने हैं यूपी में, आपने अपना इनवॉइस बनाया, आईजीएसटी चार्ज किया, किससे चार्ज किया? यूपी वाले से, ठीक है, और आपको वो पेमेंट मिल गई, आपके पास आईजीएसटी आपने पेमेंट कलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने मेरे साथ में अलग कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें आपने सर्विसेज रिसीव की मेरे से। क्या सर्विसेज हैं? कि मैं आपका सामान महाराष्ट्र से कलेक्ट करके कहाँ लेके जाऊंगी? उत्तराखंड में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मेरे लिए एक इनवॉइस रेज करेंगे। इनवॉइस में बोलेंगे कि भाई आप पहले क्या कीजिए कि ये मेरा सामान जो लेके जाइए वो तो अलग खत्म हो गया, आप मेरे साथ में जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें मैं आपको सर्विसेज दे रही हूँ, आप मेरे से सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म होता है, वहां पर क्या है
कि भाई सप्लायर कौन है, मैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी जिसकी है वो सप्लायर है, किस चीज का, सर्विस का, किसको दे रहा है वो सर्विस, महाराष्ट्र में जो आप बैठे हो आपको दे रहा है वो सर्विस, तो इनवॉइस कौन बना रहा है, मैं बनाऊंगी, और आपसे मैं क्या करूंगी, चार्ज कर लूंगी जीएसटी, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस है आरसीएम का, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, उसमें सप्लायर कौन है, सप्लायर तो मैं ही हूँ सर्विस की, रेसिपिएंट कौन है, आप हैं, तो आप जो सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं उस पर आप जीएसटी पे करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करेंगे और मुझे सिर्फ मेरी सर्विसेज के लिए पे करेंगे, जीएसटी नहीं देंगे, ठीक है। उसमें रिसिपिएंट जो होता है वो जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, वो मुझे जीएसटी नहीं देगा, वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेगा, ठीक है। वहां पर यहाँ इस वाले केस में क्या हुआ बेटा, इसमें समझ में आया, थोड़ा और elaborate करो। वो परसेंटेज के बेसिस पे हम अगली क्लास में जाएंगे, अगर परसेंटेज में बोल दूंगी तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। 5% वाला केस होता है, मैथ्स में 5% होता है, एक होता है 12%, एक होता है 5%। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म जो होता है वहां पर 12%, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है वहां पर होता है 5%। हम उसमें थोड़ी देर में जाएंगे, अभी नहीं, अभी सिर्फ आप इलैबोरेशन समझ लो बस, ठीक है। अगली क्लास में मैं इसको और इलैबोरेट करूंगी, अभी हम बेसिक से चल रहे हैं तो हम धीरे धीरे आपको बिल्डअप बनाते हुए चलेंगे। Man, the invoice which we will delivery address will be of same state or the address or place where the goods will be delivered। बेटा जो इनवॉइस का एड्रेस डलता है ना, तो वो जो खरीद रहा है सामान उसका डलता है, डिलीवरी एड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा जब भी आप सामान ऑर्डर करते हो या आपने अपनी आईडी बना रखी होती है जैसे और आप सामान खरीदते हो तो वो बोलते हैं शिपिंग एड्रेस कौन सा है, ठीक है। तो बिलिंग एड्रेस इज डिफरेंट थिंग, शिपिंग एड्रेस इज डिफरेंट थिंग। जो इनवॉइस बनता है वो बिलिंग एड्रेस से बनता है, शिपिंग एड्रेस से सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए हमारी क्लास होती है ओवर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय।